नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पाठ नंबर 6 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लघु कथाएं और इस पाठ के लेखक हैं असगर वजाहत जी। इस पाठ में उन्होंने एक बिल्कुल छोटी छोटी सी 4 कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है और आज के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर बहुत गहरी चोट की है। इसमें सबसे पहली कहानी है शेर। शेर जो लघु कथा है, इसमें शेर सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक है, क्योंकि आजकल जो सत्ता है वह केवल तभी तक खामोश रहती है जब तक कि जनता शांत है। जनता यदि उसका विरोध नहीं कर रही, उसकी हाँ में हाँ मिला रही है, तो सत्ता कुछ नहीं कहेगी। परंतु यदि कोई उसके विरोध में स्वर उठाता है तो तुरंत यह व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसे कुचलने को तैयार हो जाती है। यही इस कहानी में बताया गया है कि शेर अपनी पूरी प्रजा में एक भ्रम फैला देता है कि वह बुद्ध का अवतार हो गया है, सह अस्तित्ववाद का प्रतीक बन गया, अहिंसावादी बन गया। सह अस्तित्ववाद से अभिप्राय कि सबके साथ मिलजुल कर, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए बराबरी से रहना। तो इस प्रकार का भ्रम फैला देता है जिससे कि भोली भाली जनता उस पर विश्वास करके उसके कहने में आ जाती है और वह प्रत्येक को वैसा ही प्रलोभन देता है जैसा कि हर एक की इच्छा होती है। जैसे लोमड़ी के लिए उसने कहा कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, गधे के लिए शेर के मुंह में हरी घास का मैदान है, उल्लू के लिए शेर के मुंह में स्वर्ग का, मुक्ति का द्वार है। और प्रत्येक को उसने इस तरह से बहका दिया, यहाँ तक कि वे कुत्तों का समूह जो कि कभी उनके खिलाफ चीखते चिल्लाते थे, आज वे भी दुम दबाकर चुपचाप शेर के मुंह में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक ने देखा कि हर कोई अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अंदर जा रहा है और कोई इस बात का प्रमाण भी नहीं मांग रहा कि वास्तव में अंदर से वो जीवित भी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब लेखक इस बात का प्रमाण मांगता है तो उसे क्या जवाब मिलता है कि प्रमाण के सामने विश्वास बड़ी चीज है, यानी विश्वास है तो प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे में जब लेखक प्रमाण के पीछे पड़ जाता है और वह उनकी बात नहीं मानता तो शेर अपनी वास्तविकता पर उतर आता है, वह दहाड़ने लगता है। इससे पता चलता है कि आज के समय में सत्ता केवल तभी तक खामोश है जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए और वह लोगों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा कर सके, अन्यथा वह कुचलने के लिए सर्वत्र तैयार है। बच्चों, दूसरी कहानी है पहचान। किस चीज की पहचान? आज के यथार्थ की पहचान, राजा के निरंकुशता की पहचान कि राजा जो है वे केवल स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं और इसके लिए वे प्रजा पर कैसा भी अत्याचार कर सकते हैं। उन्हें चाहिए प्रजा गूंगी हो, बहरी हो, जो उसका कभी विरोध ना करे। इसके लिए राजा अपने राज्य में घोषणा करवा देता है कि जनता अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डाल ले, अपने होंठ सिलवा ले और आंखें बंद कर ले। इससे प्रगति अधिक होगी। और जनता बेचारी भोली भाली चुपचाप राजा का कहना मानकर कि यह सोचती है कि हमारा राज्य उन्नति करेगा, स्वर्ग जैसा राज हो जाएगा यहाँ पर, और यह सोचकर वे आंखें बंद कर लेते हैं, कानों में शीशा डलवा लेते हैं और होंठ बंद कर लेते हैं, अपने सिल लेते हैं। परंतु रामू, छिद्दू, खैराती जैसे कुछ आम लोग कुछ समय पश्चात सोचते हैं कि अब तो इतना समय बीत गया, अवश्य ही यहाँ पर स्वर्ग राज हो गया होगा, तो जरा आंखें खोल के देखना चाहिए। और जैसे ही वे आंख खोलकर देखते हैं तो उन्हें केवल राजा ही राजा दिखाई देता है, वे एक दूसरे को भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उन्नति तो हुई लेकिन केवल राजा की। आम जनता की हालत तो पहले से भी बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक जनता राजा की निरंकुशता का विरोध नहीं करती, राजा मनमानी करता है, स्वार्थ सिद्धि करता है। और इसी यथार्थ की पहचान कराना यहाँ असगर वजाहत जी का उद्देश्य रहा है, प्रतिपाद्य रहा है। वे यह कहना चाहते हैं कि यदि जनता मुंह बंद रखेगी
तो राजा की गलत बातों का विरोध नहीं करेगी, अपने कानों में कुछ डलवा लेगी तो वह गलत बातों को भी सुन नहीं सकेगी, राजा के विरोध में उठने वाली आवाजें भी उसके कानों तक नहीं पहुंचेंगी, और यदि आंखें ही बंद होंगी तो वह राजा की मनमानी को देखेगी भी नहीं। तो इसीलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और राजा की गलत नीतियों का विरोध भी अवश्य करना चाहिए। तीसरी लघु कथा है चार हाथ। इस कहानी में असगर वजाहत जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि आज का जो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वे गरीबों का शोषण करते हैं और इसके लिए वे किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। उनका उद्देश्य एकमात्र रहता है अपना लाभ कमाना। तो इसके लिए उन्होंने एक मिल मालिक का उदाहरण लिया है। मिल मालिक के दिमाग में आया कि कहीं ऐसा हो जाए कि उसके मिल में आदमी बनने लगे तो अलग से नौकरों को रखने की जरूरत नहीं होगी, या फिर ऐसा हो जाए कि उसके मिल के अंदर प्रत्येक मजदूर के 2 की जगह 4 हाथ हो जाए तो विकास बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। इस काम के लिए उसने कुछ वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखा, उन्हें मोटी तनख्वाह देकर के शोध करने को कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि इन सभी मजदूरों के 2 की जगह 4 हाथ हो जाए। और वैज्ञानिकों ने खूब प्रयास किया परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो क्रोध में आकर उसने वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया और फिर मृत लोगों के हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के साथ, उनके 2-2 हाथों के साथ मृत लोगों के, मरे हुए लोगों के 2-2 और हाथ जुड़वा दिए, परंतु वह भी सफल नहीं हो पाया, उससे काम नहीं चला। तो फिर उसने क्या किया, लकड़ी के हाथ लगवा दिए, परंतु लकड़ी के हाथ से भी काम नहीं हो पाया। फिर उसने लोहे के हाथ लगवा दिए, लोहे के हाथ लगवाने से मजदूरों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो उसे लगा यह मेरा प्रयोग भी सफल नहीं हो रहा। तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया और मजदूरों की संख्या तो दुगनी कर दी लेकिन उनकी मजदूरी आधी कर दी। इससे हुआ क्या कि उसका उत्पादन बढ़ गया लेकिन उसका अपना खर्च वही का वही रहा। तो इस प्रकार मजदूर बेचारे लाचारी में, आधी मजदूरी में भी काम करने के लिए विवश थे और मालिक का लाभ बढ़ गया। तो यही समझाने का प्रयास किया गया है कि आज का पूंजीपति वर्ग जैसे तैसे करके अपने ही लाभ की सोचता है। और चौथी कहानी है साझा। साझा का अभिप्राय है पार्टनरशिप। इस कहानी में असगर वजाहत जी ये समझाना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप या साझेदारी हमेशा बराबर वालों में ही फलती है। यदि एक बहुत अधिक प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली, अमीर व्यक्ति और दूसरा गरीब है तो यह साझेदारी कभी सफल नहीं हो सकती। यहाँ उन्होंने यह बताया कि जो पूंजीपति वर्ग हैं, जमींदार लोग हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने पहले तो बड़े बड़े उद्योगों पर अपना कब्जा किया, उसके बाद उनकी नजर पहुंच गई किसानों की जमीनों पर, उनके उत्पादन पर, जिसे लूटने में वो लग गए। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया एक किसान का और एक हाथी की साझेदारी का। किसान के मन में ये डर बैठ गया था कि वह अकेले में काम कर नहीं सकता, भले उसे खेती की पूरी जानकारी है, वह मेहनती भी बहुत है, परंतु उसके मन में ये डर बैठ गया। क्यों डर बैठ गया? क्योंकि वह चीते, मगरमच्छ इत्यादि कईयों के साथ पहले साझेदारी करके देख चुका था और असफल रहा था। तो तब हाथी ने उसको पट्टी पढ़ाई। पट्टी पढ़ाई से मतलब उसे खूब समझाया बुझाया कि मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे, साझेदारी करोगे तो तुम लाभ में रहोगे, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और खूब लाभ कमाएंगे। तो किसान बेचारा भोला भाला था, वह मान गया। अब हाथी और किसान ने खेती शुरू की जिसमें उन्होंने गन्ने बोए। हाथी ने केवल इतना किया, पूरे गांव में जाके डुग्गी पीट दी, यानी ढिंडोरा पीट दिया, घोषणा कर दी कि इस खेती में मेरा साझा है, इसलिए कोई इस खेती को नुकसान ना पहुंचाए। उसने बस इतना काम किया और बेचारे किसान ने खूब मेहनत की और उस फसल को अच्छे से तैयार किया। जब फसल तैयार हो गई तो किसान ने हाथी से कहा कि आओ, अब हमने खेती करके ये फसल तो तैयार कर ली है, इसे हम आधा आधा बांट लेते हैं। इस बात पर हाथी बिगड़ गया। वह कहने लगा कि ये तो छोटे बड़े की बात कर दी तुमने, ऐसे थोड़ी ना होता है, आओ हम
कैसे बंटवारा करेंगे? एक गन्ना उखाड़ा और कहा कि तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ। एक छोर गन्ने का, एक छोर हाथी के मुंह में और दूसरा छोर किसान के मुंह में। अब बेचारा छोटा सा किसान इतने बड़े हाथी का मुकाबला तो कर नहीं सकता था, तो धीरे धीरे गन्ने के साथ साथ किसान भी हाथी के मुंह की तरफ खिंचने लगा। तो आखिर उसने वो गन्ना छोड़ दिया। पूरा का पूरा गन्ना हाथी ने खा लिया। और फिर हाथी ने क्या कहा? देखा, हमने एक गन्ना आराम से खा लिया, अब हम इसी तरह से सारे गन्नों का बंटवारा कर लेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि बेचारा भोला भाला किसान खूब मेहनत करके भी कुछ नहीं कमा पाया, और उसकी सारी पूंजी, सारी संपत्ति किसने हड़प ली? हाथी ने हड़प ली। हाथी किसका प्रतीक है? आज के प्रभुत्वशाली लोगों का प्रतीक है, जो कि गरीबों का धन कब हड़प लेते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और वे उनका पूरी तरह से शोषण कर डालते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये छोटी छोटी सी कहानियां हमें बड़ी बड़ी सीख देती हैं, और आज के समाज में जो वास्तव में हो रहा है उस पर विचार करने के लिए हमें विवश करती हैं। तो आइए पहले इन चारों कहानियों के हम मुख्य बिंदु देखेंगे और साथ ही इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं लघु कहानी शेर के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है, शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जो तभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। दूसरा बिंदु है, सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर, प्रलोभन मतलब लालच, अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, ये एक मुहावरा है। तीसरा बिंदु है, शेर द्वारा दिए गए प्रलोभनों से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहे थे। चौथा बिंदु है, भोली भाली जनता प्रमाण को अधिक महत्व न देते हुए विश्वास के आधार पर शोषक वर्ग, सत्ता वर्ग की बात मानती है। सभी जानवरों को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि अब शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है और वह जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अतः जानवर उसकी बात मानकर शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश कर लेते हैं। और पांचवा बिंदु है, लेखक जैसे कुछ लोग हैं जो प्रमाण को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्हें सत्ता कुचलने का प्रयास करती है। आइए अब इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ ही साथ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो इसका उत्तर होगा, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि उसे बताया गया था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, वह अंदर जाकर नौकरी के लिए आवेदन करेगी तो उसे नौकरी मिल जाएगी। अगला प्रश्न, कहानी में लेखक ने शेर की किस बात का प्रतीक बताया है? कहानी में लेखक ने शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया है। वह सत्ता तब तक ही खामोश रहती है जब तक कि सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। आज्ञा का उल्लंघन होते ही सत्ता या व्यवस्था खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे हुए स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, शेर के मुंह में जो भी जाता है वह वहीं समा जाता है और वापस नहीं आ पाता, उसका अस्तित्व तक समाप्त हो जाता है, वह मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। रोजगार के दफ्तर में लोग चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, उनकी भी उम्र बीत जाती है, उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, केवल उम्मीदें मिलती हैं, केवल झांसे मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। प्रमाण का अर्थ होता है प्रूफ। तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जब लेखक ने पूछा कि यदि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है तो पास में रोजगार का दफ्तर क्यों है, तब उसे उत्तर मिला, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। शेर जानवरों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि वह न्यायप्रिय, अहिंसावादी बुद्ध का अवतार बन गया है और जो जानवर उसके मुंह में आएंगे वह उनको रोजगार उपलब्ध कराएगा। अंदर
प्रत्येक को अपनी मनोवांछित इच्छा पूरी करने का अवसर मिलेगा, इस बात पर सभी आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं और इसी विश्वास का लाभ उठाकर सत्ता हमारा शोषण करती है। दूसरी लघु कहानी पहचान के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है, इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दिखाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है और प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करता है। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी का भी कोई बंधन, कोई नियंत्रण ना हो। अगला बिंदु, राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती, रामू और छिद्दू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि वे अपनी आंखें बंद करके काम करें, अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहा है। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म दिया गया। इससे राजा आश्चर्यजनक रूप से प्रतिदिन प्रगति करने लगा। तीसरा बिंदु, ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। अगला बिंदु, खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक हैं जो आंख मूंदकर अपने राजा पर विश्वास करती है, पर जब तक वह अपनी आंखें खोलती है तब तक राजा और अधिक बलशाली हो चुका होता है और उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। अब हम पहचान कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? तो उत्तर होगा, राजा ने जनता को यह हुक्म इसलिए दिया ताकि वे यथार्थ को ना देख सकें। जनता यदि आंखें खुली रखेगी तो वह यथार्थ को देख लेगी और राजा पर से उसका विश्वास उठ जाएगा। बंद आंखों वालों को नियंत्रण में रखना अधिक आसान होता है। जनता में यदि शांति बनाए रखनी है तो उनसे आंखें बंद करवाना भी आवश्यक समझा जाता है। अगला, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? तो उत्तर होगा, आंखें बंद रखने से काम पहले की तुलना में अच्छा होने लगा, उत्पादन बढ़ गया, शांति व्यवस्था बनी रही। और जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पता चला उनकी स्वयं की तो कोई तरक्की नहीं हुई, बल्कि राजा की ही उन्नति हुई है। उन सबको अपने सामने राजा ही राजा दिखाई दिया, वे एक दूसरे को भी नहीं देख सके, वे वहीं के वहीं थे। अगला प्रश्न, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? सूची बनाइए और उनके निहितार्थ लिखिए। तो उत्तर होगा, राजा ने पहला हुक्म निकाला, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। इसमें निहितार्थ है जिससे कि जनता सत्ता की मनमानी ना देख सके। दूसरा था, सभी लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। इसमें निहितार्थ है, सत्ता को गूंगी बहरी जनता पसंद आती है। तीसरा है, सभी लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में बाधक है। इसमें निहितार्थ है, सत्ता लोगों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाती है। प्रश्न संख्या 4, जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, यदि जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो राजा की मनमानी बढ़ जाएगी, वह जनता की भावनाओं की परवाह नहीं करेगा। ऐसा होने पर जनता का ही शोषण बढ़ जाएगा, तब देश की स्थिति बिगड़ जाएगी। अंतिम प्रश्न है, खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? तो इसका उत्तर होगा कि जनता द्वारा आंखें बंद कर लेने पर जनता तो कहीं नहीं रही, चारों ओर राजा ही राजा रहा, उसी का विकास हुआ, राजा का जीवन स्वर्गमय हो गया, जनता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। खैराती, रामू, छिद्दू ये सामान्य जनता के प्रतीक हैं, उन्हें तो एक दूसरे को देखना तक मुश्किल हो गया। उनकी आंखों पर राजभक्ति की पट्टी अभी भी बंधी थी, हर ओर राजा था, प्रजा कहीं भी नहीं थी। अब है तीसरी कहानी, 4 हाथ। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु, 4 हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। मिल मालिकों का लालच मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कलपुर्जे के रूप में लेता है जो उसको लाभ देंगे। वह हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, वह विरोध की स्थिति में न रहें।
ताकि उसके इशारे पर चलते हुए वे दुगना काम कर सकें। दूसरा बिंदु है अधिक उत्पादन के चक्कर में वह मजदूरों के लोहे के हाथ लगाता है, जिससे सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसे समझ आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो। और तीसरा बिंदु है मजदूर लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। आइए देखें 4 हाथ कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और इसका क्या परिणाम निकला। तो उत्तर होगा मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर रखा ताकि वे ऐसा उपाय सुझा सकें कि मजदूरों के 4 हाथ लग जाएं। जब कई सालों के शोध के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया तो उसने कटे हुए हाथ मंगाकर मजदूरों को फिट कराने चाहे, फिर लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे और उसके बाद लोहे के हाथ भी लगवाने का प्रयास किया, परंतु जब किसी भी प्रकार से वह सफल नहीं हुआ तो अंत में एक के स्थान पर 2-2 मजदूर रखकर और मजदूरी आधी करके उसने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। वही बात जो अभी बता के हटे हैं कि 4 हाथ लगाने में असफल रहने पर मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि यदि एक के स्थान पर 2 मजदूर रखे जाएं, यानी मजदूरों की संख्या दुगनी और मजदूरी आधी कर दी जाए तो उसका मुनाफा बढ़ जाएगा और इस प्रकार पहले जितने ही खर्च में वह दुगना मुनाफा कमाने लगा। चौथी लघु कथा है साझा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु साझा में आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है। दूसरा पूंजीपतियों व गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर है, वह हर संभव प्रयास द्वारा उसे हासिल करना चाहता है। और तीसरा है हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है। अब हम साझा कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं। इसका पहला प्रश्न है साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। तो इसका उत्तर होगा साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे उसका लाभ होगा और जंगल के छोटे मोटे जानवर खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और खेती की रखवाली भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगला हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। तो उत्तर होगा हाथी ने खेती की रखवाली के लिए यह घोषणा की कि गन्ने के खेत में उसका भी साझा है, इसलिए कोई भी जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तीसरा प्रश्न आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांट ली। तो उत्तर होगा कि हाथी और किसान मिलकर गन्ना खाने लगे। आदमी के हाथ में तो कुछ नहीं लगा, सब कुछ हाथी के पेट में ही चला गया। इस प्रकार पूरी फसल हाथी हजम कर गया और किसान देखता रह गया। हाथी यह कहता रहा देखो हमने मिलकर गन्ना खा लिया। बच्चों मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये छोटी छोटी सी मज़ेदार कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, समझ आ गई होंगी। और यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।